हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए सामाजिक विज्ञान का एक मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में 48 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ही महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न है, तिनकठिया प्रणाली लागू हुआ था। आपको बताना है कि तिनकठिया प्रणाली किस पे लागू हुआ था। ए ऑप्शन है उद्योगपतियों पर, बी ऑप्शन है व्यापारियों पर, सी ऑप्शन है श्रमिकों पर, डी ऑप्शन है किसानों पर। तो आपको यहाँ पे बताना है कि तिनकठिया प्रणाली लागू हुआ था तो किस पे लागू हुआ था, तो ये किसानों पर लागू हुआ था। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 2 नंबर प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की। ए ऑप्शन है यहाँ पे एम.एन. राय, बी ऑप्शन है यहाँ पे पी.एन. राय, सी ऑप्शन है यहाँ पे पी.सी. राय, डी ऑप्शन है यहाँ पे ए.के. सेन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया, तो एम.एन. राय जी ने किया। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है, पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया। ए ऑप्शन है 1757 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1764 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1786 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1857 ईस्वी में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 3 नंबर। और यहाँ पे देखिए पटना के गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया था, तो 1786 ईस्वी में किया गया था। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और गोलघर क्यों बनाया गया था, तो अनाज के भंडारण के लिए बनाया गया था। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। ए ऑप्शन है यूरेनियम, बी ऑप्शन है पेट्रोलियम, सी ऑप्शन है चूना पत्थर, डी ऑप्शन है कोयला। तो आपको यहाँ पे बताना है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, तो ये पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। ए ऑप्शन है कृषि, बी ऑप्शन है उद्योग, सी ऑप्शन है खनिज, डी ऑप्शन है यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय व्यापार। तो आपको यहाँ पे बताना है कि भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, तो कृषि है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। भारत की कुल जनसंख्या का 80% कृषि पे आधारित है, तो ये भी बात आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है, सिंदरी कहाँ स्थित है। जो सिंदरी है वो कहाँ पे स्थित है आपको बताना है। ए ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन है झारखंड, सी ऑप्शन है छत्तीसगढ़, डी ऑप्शन है उड़ीसा। तो आपको यहाँ पे बताना है कि सिंदरी कहाँ स्थित है, तो सिंदरी कहाँ पे स्थित है, झारखंड में स्थित है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 7 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या है। ए ऑप्शन है 15, बी ऑप्शन है 18, सी ऑप्शन है 19, डी ऑप्शन है यहाँ पे 22। तो आपको यहाँ पे बताना है कि भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है, तो 22 है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, 22 भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा बना दिया गया है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को आप लोग प्लीज लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 8 नंबर प्रश्न है कि संपूर्ण देश में चुनाव कार्य संपन्न कराने वाली संस्था का नाम है। ए ऑप्शन है भारतीय लोकसभा, बी ऑप्शन है यहाँ पे भारतीय संसद, सी ऑप्शन है भारतीय निर्वाचन आयोग, डी ऑप्शन है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय। तो आपको यहाँ पे बताना है कि संपूर्ण देश में चुनाव कार्य संपन्न कराने वाली संस्था का नाम क्या है, तो भारतीय निर्वाचन आयोग है। यही क्या करती है, पूरे देश में निर्वाचन का कार्य यानी चुनाव का कार्य करवाती है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है, मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक हैं। ए ऑप्शन है स्वास्थ्य सेवाएं, बी ऑप्शन है आवास, सी ऑप्शन है शिक्षा और प्रशिक्षण, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो आपको यहाँ पे बताना है कि मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखिए स्वास्थ्य सेवाएं भी है,
आवास भी है और शिक्षा और प्रशिक्षण भी है, यानी इसमें से सभी यानी उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है। ए ऑप्शन है उदारीकरण, बी ऑप्शन है निजीकरण, सी ऑप्शन है वैश्वीकरण, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो आपको यहाँ पे बताना है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है। तो उदारीकरण को भी सम्मिलित किया गया है, निजीकरण को भी सम्मिलित किया गया है, वैश्वीकरण को भी यहाँ पे सम्मिलित किया गया है, यानी इनमें से सभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसमें 48 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो जो भी प्रश्न आपको इसमें से याद नहीं होगा उसे नोटबुक पे लिख के याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग नोटबुक पे लिख के इसे याद करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो पाएगी और आप बोर्ड एग्जाम 2021 में काफी अच्छे नंबर ला पाएंगे। तो एक भी प्रश्न आप छोड़िएगा मत, पूरा देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। ए ऑप्शन है बारदोली, बी ऑप्शन है अहमदाबाद, सी ऑप्शन है खेड़ा, डी ऑप्शन है चंपारण। तो यहाँ पे बताना है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। तो बारदोली किसान आंदोलन के दौरान दी गई, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का प्रस्तावना कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। ए ऑप्शन है सितंबर 1920 कोलकाता अधिवेशन, बी ऑप्शन है अक्टूबर 1920 ईस्वी अहमदाबाद अधिवेशन, सी ऑप्शन है नवंबर 1920 फैजपुर अधिवेशन, डी ऑप्शन है यहाँ पे दिसंबर 1920 यहाँ पे नागपुर अधिवेशन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्तावना कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। तो सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में ये पारित हुआ, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न है कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है दास कैपिटल को, बी ऑप्शन है वार एंड पीस को, सी ऑप्शन है स्पार्क को, डी ऑप्शन है यहाँ पे कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहते हैं। तो समाजवादियों का बाइबिल यहाँ पे दास कैपिटल को कहा जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 14 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि जनेवा समझौता कब हुआ था। जो जनेवा समझौता हुआ था वो कब हुआ था आपको बताना है। ए ऑप्शन है 1954 में, बी ऑप्शन है 1960 में, सी ऑप्शन है 1950 में, डी ऑप्शन है 1946 में। तो आपको बताना है कि जनेवा समझौता कब हुआ था। तो जनेवा समझौता 1954 में हुआ था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर काफी ही महत्वपूर्ण है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है लुई 18वां, बी ऑप्शन है नेपोलियन बोनापार्ट, सी ऑप्शन है नेपोलियन 3, डी ऑप्शन है यहाँ पे बिस्मार्क। ये प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्न है, समाजवादी प्रशासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। यहाँ पे बताना है कि समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ पे हुआ था। ए ऑप्शन है रूस में, बी ऑप्शन है जापान में, सी ऑप्शन है चीन में, डी ऑप्शन है क्यूबा में। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ पे हुआ था। तो ये रूस में हुआ था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ पे हुआ था। तो रूस में हुआ था, ये आपको याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना कब हुई आपको बताना है। ए ऑप्शन है 1779 ईस्वी,
बी ऑप्शन है 1881 ईस्वी, सी ऑप्शन है 1883 ईस्वी, डी ऑप्शन है यहाँ पे 1885 ईस्वी। तो आपको यहाँ पे बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 ईस्वी में हुई थी। और किसने किया था, तो ए.ओ. ह्यूम ने किया था, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न है बी.एस. न्यायपाल कौन थे। यहाँ पे बताना है कि बी.एस. न्यायपाल कौन थे। ए ऑप्शन है यहाँ पे नोबेल पुरस्कार विजेता, बी ऑप्शन है व्यापारी, सी ऑप्शन है इंजीनियर, डी ऑप्शन है यहाँ पे मजदूर। तो आपको बताना है यहाँ पे कि वी.एस. न्यायपाल कौन थे, तो ये एक नोबेल पुरस्कार विजेता थे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप देखिए 19 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, एक बड़ा तोहफा है। ए ऑप्शन है गांधी जी, महात्मा गांधी जी, बी ऑप्शन है यहाँ पे मार्टिन लूथर, सी ऑप्शन है मोहम्मद पैगंबर, डी ऑप्शन है ईसा मसीह। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। ये किसने कहा था, तो मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, सी ऑप्शन है कैप्टन मोहन सिंह, डी ऑप्शन है यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, तो ये सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। ए ऑप्शन है उजला ग्रह, बी ऑप्शन है नीला ग्रह, सी ऑप्शन है हरा ग्रह, डी ऑप्शन है यहाँ पे लाल ग्रह। तो यहाँ पे प्रश्न है कि बृहद क्षेत्र यानी बहुत ही बड़े क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं, तो पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 22 नंबर प्रश्न है भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। ए ऑप्शन है नर्मदा नदी पर, बी ऑप्शन है झेलम नदी पर, सी ऑप्शन है सतलज नदी पर, डी ऑप्शन है यहाँ पे ब्यास नदी पर। तो भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, तो ये सतलुज नदी पर ये क्या है अवस्थित है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 23 नंबर प्रश्न पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। ए ऑप्शन है पटना, बी ऑप्शन है हाजीपुर, सी ऑप्शन है मुजफ्फरपुर, डी ऑप्शन है समस्तीपुर। तो आपको यहाँ पे बताना है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो ये हाजीपुर में है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न की कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है भागलपुर, बी ऑप्शन है मुंगेर, सी ऑप्शन है जमुई, डी ऑप्शन है साहेबगंज। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है, तो ये भागलपुर में स्थित है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 25 नंबर काफी ही महत्वपूर्ण है कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी। ए ऑप्शन है मुंबई से पुणे, बी ऑप्शन है पुणे से अहमदाबाद, सी ऑप्शन है मुंबई से थाने, डी ऑप्शन है हावड़ा से खड़गपुर। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में जब पहली बार रेलगाड़ी चली थी तो वो किन दो स्टेशनों के बीच चली थी, तो किन दो स्टेशनों के बीच चली थी, तो मुंबई और थाने के बीच में चली थी, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देखिए ये भी काफी महत्वपूर्ण है। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पन्न करता है। ए ऑप्शन है हरियाणा, बी ऑप्शन है पंजाब, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन है यहाँ पे मध्य प्रदेश। तो आपको यहाँ पे बताना है कि भारत में कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक गेहूं उत्पन्न करता है, तो कौन करता है, उत्तर प्रदेश करता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 27 नंबर।
27 नंबर प्रश्न है, किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। ए ऑप्शन है जूट को, बी ऑप्शन है तंबाकू को, सी ऑप्शन है कपास को, डी ऑप्शन है रबड़ को। तो किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है, तो जो जूट होता है इसे सुनहरा रेशा कहा जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो कपास होता है इसे क्या कहा जाता है, तो कपास को उजला सोना कहा जाता है। तो ये आपको दोनों ही बातें याद रखनी है, दोनों ही बातें यहाँ पे बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको सुनहरा रेशा पूछे कि सुनहरा रेशा किसे कहते हैं, तो सुनहरा रेशा यहाँ पे जूट को कहते हैं। और यहाँ पे उजला सोना पूछे कि किस फसल को उजला सोना कहते हैं, तो उजला फसल सोना किसे कहते हैं, यहाँ पे कपास को कहते हैं। तो ये दोनों ही आपको यहाँ पे याद रखने हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 28 नंबर प्रश्न है, चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है। ए ऑप्शन है प्रथम, बी ऑप्शन है दूसरा, सी ऑप्शन है तृतीय यानी तीसरा, डी ऑप्शन है यहाँ पे चौथा। तो आपको यहाँ पे बताना है कि चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है, तो विश्व में भारत का स्थान दूसरा है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्रथम किसका है, तो जो चीन है उसका प्रथम है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है मथुरा, बी ऑप्शन है बरौनी, सी ऑप्शन है डिगबोई, डी ऑप्शन है यहाँ पे गुवाहाटी। तो आपको यहाँ पे बताना है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, तो ये डिगबोई में स्थित है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ आप देखिए 30 नंबर प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 5 जून, बी ऑप्शन है 3 अप्रैल, सी ऑप्शन है 3 सितंबर, डी ऑप्शन है यहाँ पे 1 दिसंबर। ये भी काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है, सत्ता में भागीदारी की सर्वप्रथम प्रणाली कहाँ विकसित की गई है। ए ऑप्शन है श्रीलंका, बी ऑप्शन है भारत, सी ऑप्शन है बेल्जियम, डी ऑप्शन है पाकिस्तान। तो सत्ता में भागीदारी की सर्वप्रथम प्रणाली कहाँ विकसित की गई है, तो ये बेल्जियम में विकसित की गई है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न को आप स्किप मत कीजिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है उसे नोटबुक पे आप लोग लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 32 नंबर प्रश्न है, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू किया गया। यहाँ पे आपको बताना है जो ताड़ी विरोधी आंदोलन है वो किस प्रांत से शुरू किया गया। ए ऑप्शन है बिहार से, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश से, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश से, डी ऑप्शन है यहाँ पे तमिलनाडु से। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत यानी किस राज्य से शुरू किया गया, तो ये आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, बी ऑप्शन है 1 जुलाई से 30 जून तक, सी ऑप्शन है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, डी ऑप्शन है यहाँ पे 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो आपको यहाँ पे बताना है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का जो दिन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भारत का वित्तीय वर्ष कहते हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है। ए ऑप्शन है निर्वाचन आयोग को, बी ऑप्शन है जनता को, सी ऑप्शन है आपराधिक छवि वाले लोगों को, डी ऑप्शन है यहाँ पे धनाढ्य वर्ग को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने और यहाँ पे अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार किसे है, तो जनता को है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और निर्वाचन आयोग क्या कराता है, तो पूरे भारत में जहां भी चुनाव होता है वो कौन कराता है, तो निर्वाचन आयोग कराता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए
35 नंबर प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है यहाँ पे 5। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है। तो भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है? 3 अंग है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है? तो 3 अंग है, आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितने सूचियों में हुआ है? ए ऑप्शन है संघ सूची में, बी ऑप्शन है राज्य सूची में, सी ऑप्शन है संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितने सूचियों में हुआ है? तो यहाँ पे देखिए 3 सूचियों में हुआ है। कौन कौन? तो यहाँ पे संघीय सूची, यहाँ पे राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली है। ए ऑप्शन है लोकतांत्रिक, बी ऑप्शन है प्रजातांत्रिक, सी ऑप्शन है राजतंत्र, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली कैसी है? तो लोकतांत्रिक है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अभी 10 साल पहले क्या था? तो वहां पे क्या था, राजतंत्र था, यानी राजा का शासन चलता था। तो ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 38 नंबर प्रश्न है कि संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। यहाँ पे बताना है कि जो संघीय व्यवस्था होती है उसमें सरकार होती है, तो कौन सी सरकार होती है? दोहरी सरकार होती है। एक केंद्र की होती है सरकार और एक किसकी होती है? राज्य की। जैसे भारत में क्या है, संघीय व्यवस्था है, तो एक केंद्र की सरकार है और एक राज्य की सरकार है। तो यहाँ पे कौन सी सरकार चलती है, यहाँ पे व्यवस्था चलती है? तो दोहरी यहाँ पे व्यवस्था चलती है, दोहरी सरकार की, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 1971 के ईस्वी के आम चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने डैश का नारा दिया था। यहाँ पे आपको बताना है कि 1971 ईस्वी में के आम चुनाव में जो सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी है वो किसकी यहाँ पे नारा दिए थे? ए ऑप्शन है गरीबी हटाओ, बी ऑप्शन है पूर्ण स्वराज, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा गरीबी हटाओ, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 1971 ईस्वी में आम चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने किसका नारा दिया था? तो गरीबी हटाओ का नारा दिया था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न, और ये काफी महत्वपूर्ण है। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया? ए ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण ने, बी ऑप्शन है मोहन दास करमचंद गांधी ने, सी ऑप्शन है नेहरू ने, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण जी ने किया था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे देखिए 41 नंबर प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ए ऑप्शन है 15 मार्च 1950, बी ऑप्शन है 15 सितंबर 1950, सी ऑप्शन है 15 अक्टूबर 1951, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 को किया गया था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न है कि प्लास्टिक मुद्रा है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्लास्टिक मुद्रा इसमें से कौन सा है? ए ऑप्शन है एटीएम, बी ऑप्शन है ड्राफ्ट, सी ऑप्शन है चेक, डी ऑप्शन है उपयुक्त तीनों। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्लास्टिक मुद्रा क्या है। तो प्लास्टिक मुद्रा क्या है? एटीएम को ही यहाँ पे प्लास्टिक मुद्रा कहते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है 43 नंबर प्रश्न है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? ए ऑप्शन है मुंबई, बी ऑप्शन है दिल्ली, सी ऑप्शन है पटना, डी ऑप्शन है बेंगलुरु। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहते हैं? तो मुंबई को कहते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 44 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पे आपको बताना है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 17 मार्च को, बी ऑप्शन है 15 मार्च को, सी ऑप्शन है 19 मार्च को, डी ऑप्शन यहाँ पे 22 अप्रैल को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है
तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न है, भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। ए ऑप्शन है 1904 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1905 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1907 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1920 ईस्वी में। तो भारत में सहकारिता आंदोलन का यानी प्रारंभ कब हुआ था, तो 1904 ईस्वी में हुआ था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 46 नंबर प्रश्न है, इसमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ए ऑप्शन है पंजाब, बी ऑप्शन है केरल, सी ऑप्शन है बिहार, डी ऑप्शन है दिल्ली। तो यहाँ पे बताना है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो जो बिहार है इसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, यानी सबसे अधिक है। ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है चंडीगढ़, सी ऑप्शन है हरियाणा, डी ऑप्शन है यहाँ पे गोवा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो जो गोवा है इसकी प्रति व्यक्ति आय क्या है, सबसे अधिक है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है 48 नंबर प्रश्न है, भूपटल के नीचे का वह स्थान जहां भूकंप का जन्म होता है कहा जाता है। ए ऑप्शन है भूकंप केंद्र, बी ऑप्शन है अधिकेंद्र, सी ऑप्शन है अनुकेंद्र, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भूकंप केंद्र बोलते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये थे हमारे 48 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ही महत्वपूर्ण थे। अगर आप लेट जुड़े हैं तो वीडियो को एक बार फिर से आप शुरू करके जितना आपका प्रश्न छूटा है वो आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है उसे आप लोग नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग जो आपको प्रश्न याद नहीं है अगर आप उसको याद करने लगिएगा तो फिर आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो पाएगी और आप बहुत ही अच्छे नंबर ला पाएंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न। ये रहा आपका होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है रक्त और लौह नीति किसने अपनाया था। यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त और लौह नीति किसने अपनाया था। ए ऑप्शन है मेजनी, बी ऑप्शन है हिटलर, सी ऑप्शन है बिस्मार्क, डी ऑप्शन है विलियम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त और लौह नीति का अवलंबन या किसने अपनाया था, ये भी आप लोग बोल सकते हैं। तो इसका जवाब आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है। जो भी आपको ऑप्शन इसमें से सही लगे वो आप हमें ऑप्शन, यानी आपको ए बी सी ऐसे कमेंट नहीं करना है, पूरा नाम लिख के कमेंट करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबाना बहुत ही जरूरी है। अगर आप बेल आइकन को ऑल पे नहीं दबाते हैं तो कभी भी क्लास होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। तो सब्सक्राइब करने के बाद साइड में एक बेल आइकन आता है, घंटी की तरह आता है, उसको दबाना है और उसको दबाइएगा तो सबसे ऊपर होगा ऑल, तो ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास चले तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और उस नोटिफिकेशन को क्लिक करके आप लोग यहाँ पे लाइव जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।